बहुत बच्चे का ये होता है कि मैसेज आता है, कमेंट आता है कि भैया अभी हम लोग तैयारी किए नहीं है और पेपर 10 या 15 दिन रह गया तो क्या करें। तो अब जो पढ़ा नहीं है तो उसके लिए तो है नहीं कि वो टॉप कर जाएगा या उसका नंबर बहुत अच्छा आ जाएगा, लेकिन पास हो जाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में एक नई वीडियो के साथ। इसमें हम बात करेंगे कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसका फर्स्ट ईयर में कैसे जो पेपर आएगा उसमें कैसे लिखना है। पहले हम बात करेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री में 2 पेपर होगा। जो पहला पेपर होगा वो आर्कियोलॉजी का होगा। आर्कियोलॉजी में जो आपका यूनिट वाइज होता है, यूनिट वाइज में आप क्या कर सकते हैं कि बाहर जाकर मतलब एक आता है टेस्ट सीरीज आता है या क्वेश्चन बैंक आता है, आप उस क्वेश्चन बैंक को ले सकते हैं और जितने यूनिट है उस यूनिट से लेकर आप प्रत्येक में, जैसे हम देख सकते हैं कि आर्कियोलॉजी में 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट में जो पहला यूनिट है इसमें है डिफिनेशन ऑफ आर्कियोलॉजी। तो पुरातत्व क्या होता है उसे डिफाइन करना है होता है, और पुरातत्व के और पुरातत्व और जो अन्य सब्जेक्ट होते हैं या विषय होते हैं उससे क्या संबंध होता है उसके बारे में बताना होता है। उसके बाद इसी प्रकार देखा जाए तो यूनिट चौथे या यूनिट 5वें में हड़प्पन सभ्यता है। हड़प्पन सभ्यता में क्या है कि हड़प्पन सभ्यता की विशेषता क्या होती है, उसकी उत्पत्ति कैसी होती है, उसका डिक्लाइन कैसे होता है, अर्थात उसका पतन कैसा होता है इसी प्रकार। और लिखना कैसे है, तो अगर आप आर्कियोलॉजी का लिखते हैं तो आपको पहले भूमिका डालना है। भूमिका डालने के बाद जो उसका मेन बॉडी होगा, मेन बॉडी के लिखने के साथ साथ उसमें कुछ डायग्राम देना है। अगर हम आर्कियोलॉजी के बारे में लिखते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिखते हैं, तो उसके कुछ जो जो वहाँ से पुरातत्व मिलते हैं उसे चित्र में बना सकते हैं। और यूनिट 2 में जैसे साइलेंट फ्यूचर ऑफ है बेलन घाटी या सोन घाटी है, तो बेलन घाटी और सोन घाटी में 2 डायग्राम आते हैं, उस डायग्राम को अगर डाल देंगे तो अपन जो नंबर होगा वो बूस्ट हो जाएगा। उसी प्रकार आपका जो है यूनिट 3 और यूनिट 4 में भी है कि आप मेन बॉडी भी लिखें, उसके साथ साथ उसमें जो डायग्राम होते हैं, इमेजेस होते हैं उसे कर सकते हैं। इस प्रकार जो सेकेंड पेपर क्या है, सेकेंड पेपर में जो है आपका पॉलिटिकल हिस्ट्री है। उसमें क्या है, उसमें भी यूनिट 5 है। पहला है सोर्स लिटरेचर। जो सोर्स होता है, सोर्स के बारे में लिखना होता है कि साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशियों का विवरण होता है। इन तीनों को में से कोई एक आता है, तो आप अगर 2 तैयार कर लेंगे तो एक कन्फर्म हो जाएगा, आ जाएगा। उसी प्रकार जो तो आपका है कि यूनिट 2 जो है यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, ये सब जितने भी हैं इसमें जो जैसे यूनिट 3 में क्या है कि 16 महाजनपदों का नाम है। 16 महाजनपदों के नाम के साथ साथ उसमें मगध का विशेष उल्लेख रहता है, तो मगध के बारे में आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो आपका होता है जो गणराज्य होते हैं, गणराज्य की विशेषता, चूंकि हम लोग जब फर्स्ट ईयर में थे तो आया था मगध से संबंधित प्रश्न आया था, तो इस बार हो सकता है कि आपका जो गणराज्य से संबंधित प्रश्न आ सकता है। इसी प्रकार जो यूनिट चौथा है उसमें क्या है महाजनपद। तो इसमें क्या होता है कि मगध के उत्थान से लेकर बिंबिसार तक होता है, तो इसमें 2-3 टॉपिक आ जाते हैं। 2-3 टॉपिक में अगर 2 टॉपिक आप कर लेते हैं तो आपका ये हो जाएगा। सबसे बड़ी बात जो पॉलिटिकल साइंस मतलब जो पॉलिटिकल हिस्ट्री में लिखना होता है, उसमें क्या होता है कि आपको पहले भूमिका डालना होता है। अगर हम किसी डायनेस्टी के बारे में लिखते हैं या किसी पर्टिकुलर वंश के बारे में लिखते हैं, तो उस वंश की जानकारी हमें किन किन स्रोतों से मिलती है। तो बॉडी भूमिका के बाद पहले हम स्रोत के बारे में बताएंगे 2-3 लाइन में, फिर उसके बाद हम मेन बॉडी लिखेंगे, तो उसके बाद कंक्लूजन। अगर हम स्रोत नहीं लिखते तो जो आंसर होता है वो अधूरा माना जाता है और नंबर भी अच्छे नहीं मिलते। उसके बाद जो यूनिट 5वां है अलेक्जेंडर का इन्वेंशन, हम लोग के समय क्या हुआ था कि अलेक्जेंडर हम लोग में आया था, तो इस बार अलेक्जेंडर हो सके ना आए। अगर आता भी है तो अब अलेक्जेंडर का तो लिखेंगे ही, उसके साथ भारत का मानचित्र दर्शाते हुए वो अलेक्जेंडर भारत में किन किन रास्तों से होते हुए आया, अगर उसे दर्शा देंगे तो आपको 100 जो नंबर मिलता है 15 उसमें से 12-13 तो आराम से मिल जाएगा। उसी प्रकार जो आपका ये यूनिट 4 है, तो क्या ये कह सकते हैं कि आप लिखें आंसर तो प्रॉपर तरीके से भूमिका लिखें। भूमिका के बाद अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री का आंसर लिखते हैं तो उसमें स्रोत जो साहित्य होता है किसी की बेस मतलब हिस्ट्री क्या होता है कि अगर हिस्ट्री किसी को बताना है तो किसी के आधार पे बताएंगे। जब तक हम हिस्ट्री किसी के आधार पे, अर्थात अगर किसी राजवंश के बारे में बताते हैं, अगर उसके राजवंश से क्या किन किन स्रोतों से जानकारी मिलती है उसको हम मेंशन अगर नहीं करते हैं तो वो क्वेश्चन जो होता है अधूरा माना जाता है। उसी प्रकार आपको करना पड़ेगा। और क्या होता है कि जैसे हम एक आंसर लिख दिए, एक आंसर में क्या होता है कि अगर 5-6 पॉइंट होते हैं जो कीवर्ड होते हैं, अगर कीवर्ड को हम अंडरलाइन कर देते हैं अच्छे से,
अंडरलाइन कर देते हैं तो जो टीचर होता है, जब कॉपी चेक करेगा टीचर, तो उसकी निगाहें डायरेक्ट कीवर्ड पे जाता है, तो समझ जाता है कि लड़का क्या कहना चाहता है। टू द पॉइंट लिखो बात को। ये ना दिमाग में रखना कि कुछ भी लिख देंगे कॉपी चेक नहीं होती, या कुछ मतलब जैसे क्लास 12th में आप लोग को एक धारणा बनी होगी कि कॉपी भर देंगे नंबर मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर कॉपी आप भरते भी है नंबर नहीं मिलेगा। आपको मिनिमम पेज 5 पेज तो भरना ही है, 5 पेज मिनिमम भरना है। और उसके बाद जितना मैक्सिमम आप भर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5 पेज भरना है। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, और बस यही सब है। बहुत बच्चे का ये होता है कि मैसेज आता है, कमेंट आता है कि भैया अभी हम लोग तैयारी किए नहीं है और पेपर 10 या 15 दिन रह गया, तो क्या करें। तो अब जो पढ़ा नहीं है तो उसके लिए तो है नहीं कि वो टॉप कर जाएगा या उसका नंबर बहुत अच्छा आ जाएगा, लेकिन पास हो जाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पहले वो क्वेश्चन बैंक लें, क्वेश्चन बैंक लेके उसमें से हर एक टॉपिक की देखें कि जो मुझसे हर एक यूनिट के 1-2 प्रश्न होते हैं जो आने की बहुत संभावना होते हैं। अगर उसे अच्छे से तैयार कर लें, उसे याद कर लें, आप समझने की तो समय चला गया, उसे डायरेक्टली रट लें और उसके बाद उसे रिपीटेड जितनी बार आप लिखेंगे जितनी बार अगर उसे लिख लेंगे, वही जाके पेपर में लिख पाएंगे। सोचे कि हम समझे फिर लिखे तो नहीं लिख पाएंगे। उससे अच्छा है कि आप उसे रट लें, रट के डायरेक्ट पेपर में लिख दें। और रही बात पेपर का, तो एंशिएंट हिस्ट्री के पेपर आने से पहले 2-3 दिन पहले हम लोग एक गेस पेपर आपको देंगे, जिसमें संभावना होगी 80% जो पेपर होगा लड़ेगा। धन्यवाद।